नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 98 यानी 98। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 2 नवंबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपने क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से पाठ राख की रस्सी को पढ़ने वाले हैं, जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है। हमारी इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी ये हमारी रिवीजन की वर्कशीट होगी। तो यानी इस पाठ में जो भी हमने पाठ में सीखा और उसके साथ साथ जो हमने व्याकरण पढ़ी थी, हम उसको रिवाइज करेंगे। नमस्कार बच्चों, आप सभी ने पिछले कुछ कार्यपत्रिकाओं में कई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ बातों को दोहरा लें। तो एक बार हम ये पाठ दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद हम ये वर्कशीट करेंगे। तो ये एक कहानी है, एक लोक कथा है, जिसका नाम है राख की रस्सी। आइए इसको शुरू करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गानपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपुगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ों और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने
9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो चलिए अब हम इस वर्कशीट को कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 पर लिखा है कि राख की रस्सी पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो पाठ तो अभी हमने पढ़ लिया है, और क्या करना है, ये नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। चलिए इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर लिखा है कि लोनपोगार लड़की से राख की रस्सी क्यों बनवाना चाहते थे। ठीक है, तो इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि लोनपोगार लड़की की समझदारी और चालाकी को परखना चाहते थे, इसलिए उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। तो ये आपका आंसर हो सकता है इसमें कि लोनपोगार क्या है, वो उस लड़की की समझदारी और चालाकी को देखना चाहते थे कि वो लड़की वाकई में कितनी समझदार है, तो इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने क्या शर्त रखी थी। ठीक है, तो जब लोनपोगार के बेटे ने उस लड़की को जाकर कहा कि उसके पिता ने ऐसे ऐसे राख की रस्सी बनाने को कहा है, तो लड़की मान तो गई थी, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि उसने क्या शर्त रखी थी। तो इसके आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने यह शर्त रखी कि वह राख की रस्सी बना तो देगी, लेकिन लोनपोगार को वह रस्सी अपने गले में पहननी होगी। ठीक है, तो ये शर्त उसने रखी थी उस लड़की ने कि वो रस्सी तो बना देगी, लेकिन वो रस्सी उसको अपने गले में पहननी होगी लोनपोगार को। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड में वो पूछ रहा है कि लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों कर दी। तो जब लोनपोगार ने उस लड़की की समझदारी और चालाकी को परख लिया, तो उसने ये कहा कि आप मेरे बेटे से शादी कर लो। तो उसने ऐसा क्यों कहा। तो इसके आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि लोनपोगार का बेटा बहुत ही सीधा साधा था, इसलिए लोनपोगार को उसकी चिंता भी होती थी कि जब लोनपोगार चला जाएगा, ठीक है, तो उसके बेटे का ध्यान क्यों रखेगा। तो इसकी चिंता होती थी लोनपोगार को। फिर जब लोनपोगार उस समझदार और चालाक लड़की से मिला, तो उसने उसकी शादी कर दी ताकि लड़की या उसके बेटे की मदद कर सके। ठीक है, यानी लोनपोगार को लगा कि जो वो लड़की है वो उसके बेटे की मदद कर सकेगी लोनपोगार के जाने के बाद, क्योंकि उसका बेटा तो बहुत ही सीधा साधा था, समझदारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। तो इसलिए उसने उनकी शादी कर दी ताकि वो आपस में एक दूसरे की मदद कर सके और खुश रह सके। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, मशहूर, समस्या, आप बीती और राग। वो क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, इन चारों शब्दों से एक एक वाक्य बनाना है। चलिए, तो उदाहरण के तौर पर आप ये वाक्य बना सकते हैं। ये देखिए, मशहूर शब्द से आप क्या वाक्य बना सकते हैं कि आगरा का ताजमहल पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, समस्या से आप क्या वाक्य बना सकते हैं कि लड़की ने बड़ी चालाकी से समस्या का समाधान कर दिया। तो ये वाक्य हो गया। आप बीती से क्या वाक्य बना सकते हैं। देखो, आप बीती का मतलब होता है जिस पर आप ये बोले कि खुद पर बीती हुई बात कोई होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आप बीती। तो इससे वाक्य बन सकता है कि मैं रोहन की आप बीती बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। ठीक है, तो ये आप सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, उसको आप ठीक कर लें। ठीक है, रहा था। और फिर क्या है, आखिरी शब्द है राख। लड़की ने रस्सी में आग लगाकर राख की रस्सी बना दी। ठीक है, तो ये हमने पाठ में भी पढ़ा था कि लड़की ने रस्सी में आग लगाकर राख की रस्सी बना दी। तो ये आप सेंटेंस बना सकते हैं, ये वाक्य बना सकते हैं। इसके अलावा आप और भी वाक्य बना सकते हैं। ये तो सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिए हैं, वो वाक्य भी सही हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में वो पूछ रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए
उन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित भी कीजिए। यानी यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है ये एक मोर का चित्र है। वो कह रहा है कि आप इस चित्र को देखिए और कुछ पंक्तियाँ लिखिए, कुछ वाक्य लिखिए और उनमें क्या करना है, हमें सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है, यानी उनको अंडरलाइन करना है सर्वनाम शब्दों को। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा शब्दों यानी नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम शब्द बोलते हैं। आइए एक बार हम इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। प्रश्न 2 के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि मोर इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है, ठीक है, यह एक बहुत ही आकर्षक पक्षी है, इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव हासिल है। यह अपने रंग बिरंगे पंख फैलाने और शानदार नृत्य के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। इसके सिर पर कलगी होने की वजह से इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप ये 4-5 पंक्तियाँ लिख सकते हैं, ठीक है, और इनमें से हमें क्या करना है, सर्वनाम शब्दों को छाट कर लिखना है। आइए उनको हम छाट लेते हैं। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये देखिए, पहला सर्वनाम शब्द क्या आया, इस, ठीक है, ये एक सर्वनाम शब्द है, किसके स्थान पर प्रयोग होगा, ये पृथ्वी के स्थान पर प्रयोग होगा आगे आने वाले वाक्यों में, ठीक है, अगर होगा तो ये सर्वनाम शब्द है, पृथ्वी के स्थान पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर क्या है, फिर एक शब्द है, यह एक बहुत ही आकर्षक पक्षी है, यानी यह किसके स्थान पर इस्तेमाल किया गया है, मोर शब्द के स्थान पर इस्तेमाल किया गया है। तो मोर लिखने के बजाय इसने क्या लिखा है कि यह एक बहुत ही आकर्षक पक्षी है। तो आगे क्या है, इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव हासिल है, किसे, मोर को। तो मोर की जगह पर इसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो भी एक सर्वनाम शब्द है। फिर आगे क्या है, दोबारा से यह लिखा हुआ है और क्या है, इसके, ठीक है, ये भी किसके सिर पर कलगी है, मोर के सिर पर, तो मोर शब्द के स्थान पर यहाँ पर इसके लिखा हुआ है और आखिरी में इसे, ठीक है, इसे किसे, मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। तो ये देखिए हमने सर्वनाम शब्दों को अंडरलाइन कर दिया है रेड पेन से, इनको भी आप अलग से लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर उनके सामने लिखिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढने हैं। कौन से शब्द ढूंढने हैं, ये हरे रंग से लिखे गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढने हैं, ठीक है। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ विपरीत यानी उल्टा होता है। जैसे 2 इसने करके दिखा रखे हैं, जैसे एक शब्द है मुश्किल, तो मुश्किल का उल्टा क्या हो गया, आसान। तो आसान शब्द हमें यहाँ पर ढूंढना है। ये देखिए इधर इन्होंने ढूंढ रखा है आसान शब्द और इधर लिख भी दिया। दूसरा क्या है, दुखी, दुखी का उल्टा यानी विलोम शब्द क्या हो गया, सुखी, तो ये इन्होंने इधर ढूंढ दिया। तो इस तरीके से आपको ये बाकी भी करने हैं। आइए इनको लिख लेते हैं। आगे शब्द है बेचना, ठीक है, बेचना का उल्टा क्या हो गया, खरीदना। खरीदना शब्द कहाँ है, ये रहा खरीदना, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये देखिए ऐसे खरीदना, ठीक है। फिर क्या है, समझदार, समझदार का विपरीत यानी विलोम शब्द क्या होता है, नासमझ, ठीक है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो नासमझ इधर लिखा हुआ है। आइए इसको भी हम लिख लेते हैं। समझदार का विपरीत यानी विलोम शब्द क्या हो गया, नासमझ। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला शब्द है पसंद, पसंद का उल्टा क्या हो गया, नापसंद। ये देखिए इधर लिखा हुआ है नापसंद, ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये लीजिए। फिर अगला शब्द क्या है, संभव, संभव यानी जो चीज़ हो सके, तो संभव का विपरीत यानी विलोम शब्द क्या हो गया, असंभव। ये देखिए इधर लिखा हुआ है असंभव, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे असंभव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी शब्द है बड़ा, बड़ा का उल्टा यानी विपरीत यानी विलोम शब्द क्या होता है, छोटा, तो छोटा कहाँ पर लिखा है, ये देखिए इधर लिखा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा यहाँ पर लिखा है कि बच्चों क्या आपको पता है, क्या पता है, राष्ट्रीय एकता दिवस।
राष्ट्रीय एकता दिवस प्रति वर्ष यानी हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, एक बार इधर नीचे देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जयंती का मतलब होता है जन्म दिवस, ठीक है, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर से एक पद नीचे उप प्रधानमंत्री बोलते हैं उनको। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी माना जाता है। लौह पुरुष, इंग्लिश में इनको आयरन मैन भी बोलते थे। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 562 यानी 562 देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारतवर्ष में, भारत देश में 562 क्या थी, रियासतें थीं, जिनको हम इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे 6, 7, 8 में। ठीक है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, तो उन सबको इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये कार्य किन्होंने किया, ये कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। ठीक है, तो इसीलिए उनको उनके जन्मदिवस पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। यानी वो अपने भारतवर्ष में क्या लेके आए थे, एकता लेके आए थे। ठीक है, इतने सारे रियासतों को उन्होंने जोड़कर इकट्ठा किया और भारत देश का निर्माण किया दोबारा से। ठीक है, आइए और पढ़ लेते हैं। भारत विविधताओं का देश है। ठीक है, यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है, यानी भारत देश की जो संस्कृति है वो काफ़ी आगे की है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यानी भारत में क्या है, बहुत तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय यानी अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग हैं। अलग अलग धार्मिक विविधता भी हैं। ठीक है, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे धर्म भी हैं। लेकिन इतनी विविधता होने के बावजूद भी, यानी इतने अलग अलग तरह के लोग होने के बावजूद भी भारत देश में सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, यानी एक ही सूत्र में, यानी एक ही धागे में बंधे हुए हैं। और इन सब का श्रेय किसको जाता है, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इसीलिए उनके जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। और यदि आपने थोड़े दिन पहले ये खबर सुनी हो कि 31 अक्टूबर 2018 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टैचू बनवाई थी। ठीक है, जिसका उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, यानी किसके दिवस पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर। वो कौन सी स्टैचू थी, वो थी स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और ये विश्व की यानी पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है, जिसकी हाइट 182 मीटर है। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को दिखाने के लिए वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता। और वो किन की स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। चलिए, इधर यहाँ पर एक छोटी सी पोएम भी दी हुई है, इसमें देख लेते हैं क्या है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यानी वो यही बता रहा है कि हिंद देश के निवासी यानी हिंद देश में जो रहते हैं, हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, वो सब एक ही हैं। फिर चाहे या तो उनका रंग अलग हो सकता है, उनका रूप अलग हो सकता है, उनका पहनावे का तरीका अलग हो सकता है, उनकी भाषा भी अलग हो सकती है, लेकिन अगर वो भारत देश के निवासी हैं तो वो सब एक ही हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और क्या लिखा है, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सब क्या है, फूलों के नाम हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। यानी वो फिर से भारत देश के निवासियों के बारे में बोल रहा है कि वो अलग अलग तरह के फूलों जैसे हो सकते हैं, लेकिन वो सारे एक ही माला में बंधे हुए हैं, एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। ठीक है, एक भारत देश की तरह। तो यहाँ पर एक छोटी सी पोएम है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।